नमस्कार। आइए सुनते हैं सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी ये जिंदगी का अवसान नहीं। आज श्री 18 की हो गई। जन्मदिन की छोटी सी पार्टी रखी थी राशि ने अपने फ्लैट पर। श्री की सहेलियां तो कुछ पहले ही निकल गईं, पर अपनी सहकर्मियों को लिफ्ट तक छोड़कर राशि अंदर आई तो श्री अपने गिफ्ट टेबल पर जमाने में व्यस्त थी और जतिन ड्राइंग रूम के एक कोने में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मी, गिफ्ट अभी खोलूं या सुबह? उसे सामने देखकर श्री मुस्कुराती हुई बोली, जैसी तेरी मर्जी, अभी थकी नहीं है, कल खोल लेना। वे एक नज़र ड्राइंग रूम की तरफ डालती हुई बोली, ठीक है, पर मेरे साथ आओ ना मम्मी, आपको कुछ दिखाना है। वे हाथ पकड़कर राशि को अपने बेडरूम में ले गई। यह क्या है? उसके हाथ में पकड़े गिफ्ट पैक को देखकर राशि बोली, मोबाइल है, एप्पल का, सबसे लेटेस्ट, बहुत महंगा है। वह मोबाइल को पैकेट से बाहर निकालती हुई बोली, कहाँ से आया यह? सुबह जब पापा ने मिलने बुलाया था तब दिया था। कह रहे थे अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए इस बार बड़ा गिफ्ट। श्री का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अच्छा, और क्या कह रहे थे? ना चाहते हुए भी राशि वर्षों से पूछती चली आ रही सवाल दोहरा बैठी। कह रहे थे इम्तिहान कैसे हुए? मैंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी साल मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा जाऊंगी। वे किंचित हंसते हुए बोली, बस और कुछ नहीं? उसने फिर एक कमजोर सी उम्मीद से पूछा। नहीं, और कुछ तो नहीं पूछा। अच्छा ठीक है, तू कपड़े बदल और सो जा, हम भी खाना खा लेते हैं, जतिन अंकल को भी देर हो रही होगी। कहकर राशि बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में जतिन चुपचाप बैठे थे। उसे देखकर हौले से मुस्कुराए। उनकी थकी सी मुस्कुराहट देखकर उसका दिल किया सोफे के हत्थे पर बैठकर हौले से उनके बालों में हाथ फेर दे, उनका सिर अपने सीने में दबाकर बाहों में भींच ले। जानती है, ऐसा ही कुछ बहुत बार चाहते हैं जतिन, पर कुछ भी ऐसा नहीं कर पाती वह। चलो खाना खा लो, भूख लग गई होगी। नहीं, ऐसी भी भूख नहीं है, तुम बैठो ना थोड़ी देर, जतिन इसरार से बोले। राशि ने एक उड़ती सी नज़र श्री के बेडरूम की तरफ डाली और जतिन की बगल वाले सोफे पर बैठ गई। अजीब सी कश्मकश में जी रही है पिछले 4 साल से। जब श्री के साथ होती है तो दिल दिमाग जतिन के साथ होता है, जब जतिन के साथ होती है तो दिल दिमाग श्री के साथ। हाँ बोलो। अरे पहले इत्मीनान से तो बैठो, जतिन हंस पड़े। अरे भाई, क्लास में प्रश्न नहीं पूछ रही हो? वह भी हंस पड़ी। जतिन पल भर चुप रहे, जैसे शब्दों को उचित आकार व भार देने के लिए तोल रहे हों। राशि, आज श्री 18 की हो गई है। उसने चौंक कर जतिन की आंखों में झांका। और कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी जतिन को। कुछ ऐसे सवाल थे जो जतिन की निगाहों में हमेशा तैरते रहते और वे उनसे बचकर निकल जाना चाहती थी। तो फिर अब? जतिन बात अधूरी छोड़ बेमतलब उंगलियां चटखाने लगे। पता नहीं अभी कहे या नहीं। फिर बोल पड़े, अब हमें भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। 4 साल से तुम यही कहती रही कि जब तक श्री 18 की नहीं हो जाती, उसका करियर राह नहीं पकड़ता, तब तक तुम विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी इंतजार में मैं भी श्री के बड़ा होने का इंतजार करता रहा, पर अब बात करो श्री से।
कैसे कहूँ जतिन, किन शब्दों में कहूँ? टूट जाएगी वह, व्यथित हो जाएगी। राशि मायूसी से बोली। आजकल के बच्चे इतने भी कमजोर नहीं हैं, फिर तुमने बहुत तबीयत से पाला है उसे। जैसे उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को धीरे धीरे स्वीकार किया, शादी को भी कर लेगी। आज वे बहुत खुश है, आज ही बताकर देखो। जवाब में एक कातर दृष्टि जतिन पर डाल राशि ने गर्दन झुका ली। राशि, हम दोनों के रिश्ते दोस्तों जैसे ही रहे पिछले 4 साल से। कभी भी सीमाएं नहीं लांघी। अकेलेपन से थक गया हूं मैं अब। तुम्हारे पास तो फिर भी श्री है, पर मैं जब घर जाता हूं तो खाली घर काटने को दौड़ता है। और फिर मन के साथ साथ तन की भी जरूरतें हैं। जतिन ने बात अधूरी छोड़ दी थी। राशि थोड़ी देर चुप वैसी ही सोच में बैठी रही। कोशिश करती हूँ आज उससे बात करने की। अच्छा, अब चलो खाना खा लो, काफी रात हो गई। दोनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। दोनों ने अपने आप में उलझे खाना खत्म किया। खाना खाकर जतिन चले गए। जन्मदिन का सारा सरंजाम करने में वे थक तो बहुत गई थी, पर ना भी नींद आ रही थी और ना ही श्री से बात करने का मन था। सब कुछ समेटकर वे दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में आ गई। ठंडी हवा से तन मन को थोड़ी राहत मिली। क्लांत शरीर वहीं कुर्सी पर ढेर हो गया। दूर तक नजर दौड़ाई। पूरा शहर बिजली के लट्टुओं की मानिंद टिमटिमा रहा था। इस भरे पूरे शहर में अनगिनत लोग न जाने कौन किन झंझावतों से गुजर रहे होंगे। उसकी निगाहें दूर तक भटकती अपने अतीत में विचरण करने लगी। 22 साल की राशि को जब माँ ने कहा कि आज कॉलेज मत जाना, उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वे हड़बड़ा गई। मुझे देखने? क्यों? मैं शादी वादी नहीं करूंगी। मुझे अभी शोध करना है। शोध तो शादी के बाद भी कर लेगी। ऐसा संपन्न घर और ऐसा खूबसूरत लड़का हर समय नहीं मिलता। माँ हंसते हुए बोली। देखेगी तो लट्टू हो जाएगी। ऐसा ही खूबसूरत लड़का है तो किसी और को लट्टू होने दो माँ, और शोध के बाद शादी हो सकती है, शादी के बाद शोध नहीं। राशि हंसकर तुकबंदी करती हुई बोली। वनस्पति शास्त्र से एमएससी कर रही राशि का ये फाइनल ईयर था। पढ़ाई में अत्यंत मेधावी राशि के सामने उसकी मंजिल स्पष्ट थी। उसे शोध पूरा करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था और फिर किसी कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के लेक्चरर का पद संभालना था। कितनी इज्जत होती है एक डिग्री कॉलेज के लेक्चरर की, पता भी है माँ? पर तुम्हें क्या पता? तुमने तो स्कूल की पढ़ाई खत्म करते ही शादी कर ली थी, पर मैं शोध पूरा किए बिना शादी नहीं करूंगी। राशि इत्मीनान से बोली। उसके तो सपनों का राजकुमार भी किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर ही था। आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा चढ़ाए, मोटी मोटी किताबें पढ़ता हुआ, एक लाइब्रेरी जिसमें किताबें ठसाठस भरी हो, और वे जब अपने प्रोफेसर पति के लिए चाय लेकर जाए तो वे किताब से सिर उठाकर स्टाइल से चश्मा उतारकर मंद मुस्कान के साथ उसे निहारे और हाथ पकड़कर प्यार से उसे अपनी तरफ खींचे। उसकी सहेलियां उसकी पसंद की धज्जियां उड़ा देती। अरे भाई, वे चश्मा उतार कर मंद मुस्कान नहीं बिखेरेगा, बल्कि किताबों के बीच रोमांस ढूंढती रह जाएगी। बेवकूफ कहीं की। लड़कियां पति के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने के सपने देखती है, और एक ये है कि किताबों से मन नहीं भरा इतने सालों तक। तुम्हारा भरा होगा, मेरा नहीं, वह इठलाकर कहती। अगर मुझे पढ़ाकू पति में ही रोमांस नजर आता है
तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम घूमना ना अपने मिस्टर एक्स के साथ किसी हिल स्टेशन पर। मैं अपने किताबी कीड़े के साथ खुश रहूंगी। पर उसका ये मासूम सा बेसिर पैर का सपना उसके पिता की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया था। पिता के दोस्त का बेटा समर देखने में बहुत खूबसूरत, धन से अत्यंत धनवान, उसके पिता को अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आ गया। माँ नहीं थी समर की। समर के पिता ने राशि को एकदम पसंद कर लिया। जाने पहचाने सजातीय परिवार की रूप गुण संपन्न कन्या, उस पर योग्य। और क्या चाहिए? बस थोड़ा समर को मनाना पड़ेगा। विवाह के लिए तैयार नहीं है अभी, कहकर समर के पिता शायद कुछ दिनों तक अपने बेटे के दिमाग के ढीले पेंच पुर्जे टाइट करते रहे होंगे और उस दिन समर को साथ लेकर उसे मिलाने के लिए आने वाले थे। माँ बेटी की शोध और शादी की चर्चा के बीच पिता टपक पड़े। क्यों भाई, कैसा शोध? इतना अच्छा घर वर बार बार नहीं मिलता, वहीं करना अपना भी ये शोध। दो टूक बात कहकर पिता बाहर चले गए थे और माँ बेटी की चुहलबाजी को जैसे ग्रहण लग गया। पिता के फैसले के विरुद्ध कुछ बोलने की हिम्मत दोनों की ही नहीं थी। अपने कमरे में जा सिसक पड़ी राशि। शोध किसी तरह कर भी लेगी, पर उसके लेक्चरर बनने के सपने का क्या होगा? व्यवसाय पति, धन धान्य की कोई कमी नहीं है। करोना रोकर उसे नौकरी ही ना करने दे या घर सोना है कहकर शादी होते ही बच्चे की उम्मीद करने लगे तो फिर उसके उस मासूम नाजुक से सपने का क्या होगा? विश्वविद्यालय में पढ़ाता, काले फ्रेम का चश्मा लगाए, मोटी मोटी किताबें लिखता पढ़ता उसका प्रोफेसर पति। तभी माँ आ गई। बिना कहे सुने भी वे उसकी सिसकी को महसूस कर गई। सिर पर ममता से हाथ फेरती हुई बोली, कुछ सपने सिर्फ संजोने के लिए होते हैं बेटा, सभी सपने जीवन में नहीं उतरते। शादी तो करनी ही है, अच्छा रिश्ता है, खुशी खुशी तैयार हो जा। और अपने उस नव पल्लवित कोमल सरीखे के सपने को नोचकर वे खुशी खुशी तैयार हो गई थी समर से मिलने के लिए। समर आया अपने पिता के साथ। उसकी असाधारण खूबसूरती में भी ना जाने क्या कमी थी कि वे आकर्षित ना हो पाई। नपे तुले कुछ सवाल किए थे समर ने उससे, शायद दस्तूर निभाने के लिए, और उसने भी जवाब दे दिए थे। दोनों तरफ एक तटस्था थी, फिर भी जीवन भर साथ चलने के लिए विवश हो रहे थे। कौन सी किताबों में लिखा है यह? उनके जाने के बाद सोचती रही राशि। 2 दिन का साथ तो नहीं है। यदि ये तटस्थता जिंदगी भर रह गई तो? अपनी तटस्थता का कारण तो वे जानती थी। उसे तो कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिला। पर समर भी तो कुछ खुश व उत्साहित नहीं दिख रहा था। फिर राशि का अत्यंत मेधावी व उच्च शिक्षित होना, जीवन से उसकी कुछ अलग तरह की आकांक्षाएं, समर का सिर्फ साधारण बीए होना, कुछ ऐसी बातें थीं जो उसे अंदर ही अंदर मथ रही थीं। पर पिता की व्यावसायिक आंखें राशि के विचारों के इस पक्ष को कहाँ देख रही थी। उनके लिए तो समर का धनवान होना ही शादी की उसकी पहली योग्यता थी। एक उच्च शिक्षित लड़की होने वाले पति से इसके अलावा भी कुछ चाहती है। इस तरफ सोचना तो उनके लिए सिर्फ उम्र की नादानी थी। जिंदगी धन के साथ चलती है। हर चीज, हर सुख धन से खरीदा जा सकता है, पर क्या आत्मिक सुख, संतुष्टि, मन की खुशी धन से खरीदी जा सकती है? राशि पिता को समझाना चाहती थी, पर समझा नहीं पाई और उसका एमएससी पूरा होते ही उसका विवाह कर दिया गया। ससुराल में भले ही नौकरों की फौज थी, पर स्त्री विहीन उस घर में
दो पुरुष उसका सहारा बनने के बजाय सहारे के लिए उसकी तरफ देख रहे थे। नौकरों के हाथों चलती गृहस्थी उसे ही संभालनी थी। नवविवाहिता का चोला उतार फेंकना पड़ा राशि को। घर से लेकर घर की दिनचर्या, काम सब व्यवस्थित किया। स्त्री का हाथ लगते ही वे मरुस्थल सा घर बसंत ऋतु बन गया। ससुर जी खुश हो दिन भर ढेरों आशीष देते रहते, पर समर की तटस्थता फिर भी ना टूटी। विवाह हुए 1 महीना हो गया था। जिस उम्र में पति अपनी नवविवाहिता की झलक पाने के लिए हर समय उसके इर्द गिर्द डोलता रहता है, समर उसके आसपास होने पर एक दूरी सी बना लेता। वे पास जाने की कोशिश करती, पर आखिर कितना करती। नारी सुलभ हया उसके पैरों को थाम लेती। घर में सास ननंद होती तो उनसे कुछ पूछ सकती थी, किससे कहे अपनी परेशानियां। समर उसका सपना नहीं था, पर उसका पति था। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होते ही तो कैसा बदल जाता है मन स्त्री का। शनैः शनैः प्यार भी होने लगा था समर से। चाहती थी कि अब सारे पूर्वाग्रह त्याग कर वह पूर्ण रूप से समर की परिणीता बन जाए, लेकिन समर ने तो जैसे विवाह की रस्म निभाने के लिए ही उसके साथ 7 फेरे लिए थे। पिता की इच्छा पूरी कर दी थी। पिता व घर को एक बहू दे दी थी। बस रात सोना एक ही बिस्तर पर था दोनों का। समर खाना खाकर पलटकर सो जाता और राशि मचलते अरमानों को दिल में दबा रात भर करवटें बदलती रह जाती। समझ नहीं पाती किससे पूछे। सब कुछ इतना महीन व नाजुक था कि पूछने के लिए भी उतने ही नाजुक शब्दों के इस्तेमाल करने की जरूरत थी, और जिससे पूछा जाए वह भी उतना ही संवेदनशील हो। समर से पूछना चाहती तो वे इतना मौका ही नहीं देता। कमरे से फटाफट बाहर निकल जाता और कमरे से बाहर इधर उधर घूमते नौकर चाकर और फिर ससुर जी की पारखी नजरें। राशि को लगता कि वे नजरें भी बहुत कुछ ताड़ना चाहती है उनके बीच। एक दिन ससुर जी व्यवसाय के सिलसिले में 2-4 दिनों के लिए बाहर चले गए। राशि ने घर के अंदर काम करने वाले नौकरों को छुट्टी दे दी। अरे भाई पूरण, शंभू, कहाँ चले गए सबके सब? समर नौकरों को आवाज दे रहा था। वो मैंने छुट्टी दे दी है उन्हें आज। राशि के होठों पर मंद मीठी मुस्कान खिली हुई थी। पर क्यों? अब काम कौन करेगा? इतना काम कहाँ है, पापा है नहीं, मैंने सोचा खाना बाहर खा लेंगे। आपको तो समय ही नहीं मिलता। वो थोड़ा घूम लेंगे 2-4 दिन। हनीमून ट्रिप पर भी तो नहीं गए थे। वह होठों को दबाकर बोली। समर ने त्योरियां चढ़ा उसे टेढ़ी नजर से निहारा। समय नहीं है मेरे पास। पापा नहीं है इसलिए ऑफिस में मेरा काम और भी बढ़ गया है। फैक्ट्री का चक्कर भी लगाना पड़ेगा। उनकी प्लास्टिक की अनब्रेकेबल क्रॉकरी व डिब्बे वगैरह बनाने की फैक्ट्री थी। तुम्हारा मैनेजर क्या करता है? थोड़ी देर से चले जाना। समर ने कोई जवाब नहीं दिया। शेव बनाने के लिए बाथरूम में घुस गया, लेकिन उस दिन राशि झिझकी नहीं, समर के पीछे पीछे चली गई। बाथरूम में समर शेविंग का सामान काउंटर पर जमा रहा था। नाश्ता क्या करोगे? आज मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं, ऑफिस में मंगा लूंगा, वे रूखे स्वर में बोला। राशि थोड़ी देर खड़ी रही। समर ने सामने लगे मिरर से उस पर एक नज़र डाली। वे उसे ही देख रही थी। वे थोड़ी देर यूं ही उसे शेविंग करते देखती रही, फिर एकाएक बोली, आज तुम मुझे टालकर ऑफिस नहीं जा सकते। समर, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे। कौन से सवाल, कौन से जवाब? शेविंग कर समर चेहरा तौलिए से पोंछते हुए कमरे में आ गया।
यही तुम्हारी ये तटस्थता। अपनी मर्जी से ही शादी की थी ना तुमने? तुम देखने आए थे ना मुझे? मैं तो अभी पढ़ ही रही थी, विवाह के लिए तैयार भी नहीं थी। तुमने, पापा ने पसंद किया था ना मुझे, तो कौन सा गुनाह कर दिया? कोई कमी है तुम्हें? समर लगभग व्यंग्य से बोला। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या पूछना चाहती हूं। एक लड़की विवाह के बाद पति से क्या अपेक्षा रखती है? वह सब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। समर का स्वर एकाएक तन गया। आत्महत्या की धमकी देकर पापा ने मुझे विवाह के लिए तैयार किया था। मैं सुजाता से विवाह करना चाहता था। वह निम्न जाति की लड़की पापा को अपने ब्राह्मण कुल पर बदनुमा दाग जैसी प्रतीत हो रही थी। 2 साल तक मनाता रहा मैं पापा को। सुजाता के घर वाले आखिर कब तक इंतजार करते? उसकी शादी हो गई। दिल का सारा दर्द समर के स्वर में छलक आया था। मैंने तो सोच लिया था मैं विवाह नहीं करूंगा, पर तुम्हारे पिता बीच में आ गए तुम्हारा रिश्ता लेकर, और मेरे पापा ने अपनी जान देने की धमकी दे डाली। बोलते बोलते समर का दर्द से भरा स्वर विद्रूप हो गया था। वह हतप्रभ हो समर को देखती रह गई। तो फिर अब? वह बुदबुदा गई। ऐसे कब तक रहूंगी मैं? इसमें मेरा क्या कसूर है समर? वे लाचारी से पूछ बैठी। मुझे नहीं पता, जिन्होंने जबरदस्ती शादी की उन्हीं से पूछो, कहकर समर नहाने के लिए बाथरूम में घुस गया था। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसका जीवन एक पटरी पर चलते चलते अचानक ट्रैक बदलकर आया भी तो किस पटरी पर, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। वे कितनी ही देर ऐसी ही बैठी रही। समर तैयार होकर कब का ऑफिस जा चुका था। उस दिन के बाद दोनों के बीच छिटपुट वार्तालाप भी खत्म हो गया। राशि की हल्की सी उम्मीद भी खत्म हो गई थी और समर अपने खोल से बाहर आ गया था। 4 दिन बाद ससुर जी वापस आ गए। एक दिन समर की अनुपस्थिति में भरी आंखों से अपनी बर्बाद होती जिंदगी की कैफियत मांग बैठी वह उनसे। आपने ऐसा क्यों किया पापा? सिर्फ एक जाति के कारण इतना बड़ा अन्याय? अपने बेटे की जिंदगी तो बर्बाद की ही, मेरा भी पूरा जीवन भस्म कर डाला। बताइए अब क्या करूं? क्या बोलूं अपने मम्मी पापा से? कितने दुखी हो जाएंगे वे। अब तक दबाए सारे आंसू बरसाकर वे फूट फूट कर रो पड़ी थी। ससुर जी उसका सिर सहलाते रह गए। मैं बात करता हूं उससे। नहीं पापा, ये बातें भावनाओं की हैं, दिल की है। इस पर किसी की जबरदस्ती नहीं चलती, यहां तक कि खुद की भी नहीं। पर यह बताइए कि अब मैं क्या करूं? बेटा, तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रही है? तेरा पति है समर, पूरा अधिकार है उस पर तेरा, सामाजिक रूप से भी और कानूनन भी। तू खूबसूरत, गुणी और हर तरह से योग्य है। एक स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती। साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने पति को सुजाता की उन झूठी यादों से वापस खींच ला। पति को वापस लाया जा सकता है पापा, राशि रोते हुए बोली थी। एक प्रेमी को नहीं। समर के व्यक्तित्व पर पति नहीं, प्रेमी प्रमुखता से हावी है। वह तो पूरी तरह से पति भी नहीं बना अभी तक। राशि ने बात स्पष्ट कर दी थी। थोड़ा और इंतजार कर बेटा, थोड़ा और कोशिश कर, मुझे क्षमा कर दे। उन्होंने हाथ जोड़ दिए थे।
राशि ने भी सोचा कोई बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा इंतजार करना ही ठीक रहेगा। और ऐसे ही एक दिन एक ही बिस्तर पर सोए हुए, कड़कती बरसती, बिजली बरसाती तूफानी रात में दो युवा शरीर अपनी जरूरतों के लिए एक हो गए थे। राशि को लगा था यह भी तो एक बहुत बड़ी जरूरत है पति की, शायद यही एक माध्यम बन जाए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। उसके बाद पात्र के भरकर छलकने की जैसे स्थिति आने पर दोनों में संबंध बनने लगे रात के अंधेरे में। पर दिन के उजाले में समर फिर अजनबी सा हो जाता, बल्कि सुजाता की यादों से बिछड़ जाने की खींच जब तब उस पर उतार देता। पर राशि को अपने अंदर नवजीवन की आहट महसूस होने लगी। घर में किसको बताती, इसलिए माँ को बताया। माँ डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी, राशि माँ बनने वाली है। सुनकर ससुर जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पर समर की तटस्थता ने उसके दुखते हृदय को फिर चीर कर रख दिया। समय आने पर उसने बेटी को जन्म दिया। अधिकतर समय अब श्री के लालन पालन में बीतने लगा। श्री की मीठी मुस्कुराहट मन बांधने लगी। उसके नन्हे नन्हे हाथ पैर जब गालों को छूते तो समग्र सृष्टि जैसे उसके वजूद से लिपट जाती। उसे बाहों में झुलाती तो सारी ऋतुएं मौसम बदलने से पहले ही आकर उसकी बाहों में झूल जाती। उससे तटस्थ रहने वाला समर श्री में थोड़ा बहुत दिलचस्पी रखने लगा। जब श्री नन्हे नन्हे कदम डगमग करती, अपनी घेरदार फ्रॉक हिलाती, अपनी नन्ही नन्ही बाहें पसारे उसकी तरफ दौड़ लगाती, तो मजबूर हो समर को उसे गोद में उठाकर प्यार करना ही पड़ता। पर सुजाता का अंश नहीं है उसकी बेटी में। शायद यही सोचकर फिर अक्सर चुप्पी साध लेता। श्री स्कूल जाने लगी तो राशि ने सोचा जीवन में और तो कुछ ना कर सकी, पर एक सपना था उसका, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का और लेक्चरर बनने का। वे सपना तो वे पूरा कर ही सकती है। ससुर जी से बात की तो उन्होंने खुशी खुशी हाँ कर दी। समर से पूछा तो रूखे स्वर में जवाब मिला, मुझसे क्यों पूछती हो? मुझे मतलब नहीं तुम क्या करती हो क्या नहीं, लेकिन इतना सुन लो, इस घर में रहना है तो कुछ रुपयों के लिए नौकरी बाहर करने नहीं जा सकती। उसके इतने कड़वे शब्द सुनकर राशि का दिल किया कि उतना ही कड़वा जवाब दे दे। ससुर जी ने समझाया, तू पहले अपना शोध तो पूरा कर बेटा, नौकरी की बात बाद में सोचना। उसने शोध के लिए अप्लाई कर दिया। डॉक्टर शुक्ला के अंडर में उसका शोध कार्य प्रारंभ हुआ। उसने अपनी सिनॉप्सिस सबमिट की। उसका शोध का विषय था सीड सोर्स वेरिएशन स्टडी इन डलबर्जिया सीसो, जिसमें उसे विभिन्न स्थानों के शीशम के पेड़ों के बीजों पर स्टडी करना था। शोध करना कोई आसान कार्य तो नहीं था। कई मोर्चों पर कार्य करना पड़ता है, फील्ड वर्क, लैब वर्क और फिर कंप्यूटर वर्क, जिसके अंतर्गत अपनी थीसिस टाइप करनी पड़ती है। शोध करने का उसका सपना उसे फिर से उसी मनस्थिति में ले आया। शोध करने वाले छात्र छात्राएं, कॉलेज का वातावरण, किताबों का संग-साथ, पढ़ाई का माहौल, बहुत कुछ अपने जीवन में घटी स्याह घटना भुलाने में उसकी मदद करने लगी। वे अपने शोध में व्यस्त हो गई। समर उसकी तरफ से अब और भी तटस्थ हो गया था। शायद वे नहीं चाहता था कि वह शोध करे, उससे इतनी अधिक शिक्षा हासिल करे, इसलिए जब तब बिना कारण अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़न उस पर उतार देता। पर राशि अब श्री व अपने शोध के अलावा
किसी दूसरी बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। वह श्री को लेकर दूसरे कमरे में सोने लगी थी। वैसे भी उसे अब अपने शोध कार्य को लेकर शांत माहौल की जरूरत थी। 3 साल होते होते उसका शोध कार्य पूरा हुआ। इधर श्री 6 साल की हुई। उधर उसने अपनी थीसिस सबमिट की। जिस दिन उसने अपनी थीसिस सबमिट की उस दिन उसका दिल बहुत सुकून से भर गया। विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपना सपना साकार कर पाई थी। उसके बाद उसका सेमिनार प्रेजेंटेशन हुआ। फिर थीसिस 3 जगहों पर करेक्शन के लिए जाती है। इतना सब करते करते जिस दिन उसे डॉक्टरेट की डिग्री मिली, उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, और उसने डॉक्टर राशि के नाम की अपनी शोध की किताब हाथ में पकड़ी। उस दिन उसके पैर जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। दुर्भाग्य को चीरकर भाग्य उदय कर लिया था उसने। आखिर शादी के बाद शोध कर ही डाला था। दोनों पापा व माँ उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश हुए थे, पर समर के लिए तो वह और भी बेगानी हो गई। उसकी 3rd क्लास BA की डिग्री उसे मुंह चिढ़ाने लगी। राशि के दिल में ऐसा कुछ नहीं था, पर समर के लिए उससे दूर जाने का एक और कारण बन गया था। ना चाहते हुए भी जैसे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट लग गई थी। इसी बीच स्थानीय डिग्री गर्ल्स कॉलेज, जहाँ से उसने पढ़ाई की थी, वनस्पति शास्त्र के असिस्टेंट लेक्चरर पद के लिए वैकेंसी निकली। उसने बिना घर में बताए अप्लाई कर दिया और चुपचाप इंटरव्यू भी दे आई। उसे विश्वास नहीं था कि इतनी सरलता से उसे ये नौकरी मिल जाएगी और वे आसमान यूं मुट्ठी में कर लेगी। लेकिन वह आश्चर्यचकित रह गई जब उसका चयन उसी के कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर पद के लिए हो गया। उसका दिल किया नंगे पांव शहर की सड़कों पर नृत्य कर ले। इस विस्तृत आसमान से एक टुकड़ा आसमान अपनी मुट्ठी में कर लिया था उसने। इस पृथ्वी की 1/3 भूमि से अपने पैरों तले खड़े होने लायक भूमि अपने नाम कर ली थी। कॉलेज का प्रांगण, छात्राओं का साथ, वनस्पति शास्त्र की प्रयोगशाला, फूल पत्ती को फाइल में दबाकर बनाई कलेक्शन फाइल, बॉटनिकल गार्डन सब याद आ गया। बस अब वह सब दुख भूल जाएगी, श्री और अपनी नौकरी में डूबकर। ससुर जी ने सुना तो विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी। समर से पूछ लो बेटा, जैसा वह कहे। लेकिन समर ने सुना तो जैसे जलजला आ गया। घर सिर पर उठा लिया उसने। मैंने पहले ही कहा था कि इस घर में रहना है तो नौकरी नहीं करनी है। वह हतप्रभ रह गई। और अगर नौकरी करना ही चाहूं तो? उसका 7 वर्षों का आहत स्वाभिमान आखिर उसके होठों पर आ ही गया था। खा जाने वाली नजरों से घूरा उसे समर ने। तो फिर दफा हो जाओ इस घर से। ठीक है समर, कहकर उसने अपने व श्री के थोड़े कपड़े अटैची में रखे और घर छोड़ दिया। ससुर जी ने बहुत कोशिश की रोकने की। इतनी छोटी सी बात के लिए घर छोड़ रही हो बेटा, श्री का तो सोचो। नौकरी करना ऐसा भी क्या जरूरी है? बात नौकरी की नहीं है पापा, बात अधिकारों की है। आखिर किस बिना पर समर इतना अधिकार जमा रहे हैं मुझ पर? क्या दिया है इन्होंने मुझे? सिर्फ पेट भर खाना, पहनने को कपड़े और समाज के सामने अपनी पत्नी कहलाने का स्थान। ठोकर मारती हूं इन सबको मैं। बहुत कोशिश की मैंने। मुझे इतने बड़े घर में नहीं, थोड़ी सी जगह बस समर के दिल में चाहिए थी। नौकरी क्या, दुनिया भी छोड़ने को कहते तो छोड़ देती। लरसती आवाज में अपनी बात कहे आंसुओं के वेग को रोक श्री को गोद में उठा, अटैची खींच बाहर आ ऑटो कर वे मायके आ गई थी। ससुर जी उसे रोकते रोकते स्वयं कार लेकर पीछे पीछे चले आए थे।
उसे यूं आया देख माँ पापा हक्के बक्के रह गए। बेटी ऑटो में और ससुर जी पीछे पीछे कार में। क्या हुआ राशि, क्या हुआ? वे श्री को लेकर चुपचाप अंदर चली गई। माँ पापा उसके पीछे पीछे आ गए। ससुर जी बाहर ड्राइंग रूम में इंतजार करने लगे। श्री को बिस्तर पर सुलाते सुलाते उसने थोड़े से शब्दों में शुरू से अंत तक अपनी कहानी बयान कर दी। आंसुओं में डूबी बेटी को देखकर माँ पापा का हृदय कटकर रह गया। बाहर आकर समधी से बोले, यह अच्छा नहीं किया आपने। अपने बेटे का जीवन संवारने के लिए जबरदस्ती मेरी बेटी को बलि का बकरा बना दिया। क्या करेगी वह अब? मैं छोड़ूंगा नहीं समर को। उसके ससुर जी ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर आशाओं के विपरीत आज पहली बार उसके पिता के सामने सच उजागर हुआ था, इसलिए आपे में नहीं थे। सामान्य बातचीत थोड़ी देर में अच्छी खासी बहस में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष देख लेने की धमकी देकर ही चुप हो गए थे। ससुर जी भी गुस्से में चले गए। उसके पापा तो दूसरे ही दिन कार्यवाही करना चाहते थे, पर उसने थोड़ा इंतजार किया था। शायद समर को कुछ होश आ जाए और दोनों की जिंदगी और उलझने से बच जाए, पर समर की तरफ से कोई पहल न हुई। आखिर पापा ने उसकी तरफ से तलाक का नोटिस भेजकर श्री व राशि के भरण पोषण का दावा ठोक दिया। समर के पिता के स्वाभिमान को समधी की इस हरकत से चोट लगी थी। वे भी जो वकील सिखाता वही इल्जाम लगाते जाते। वे राशि को कुछ भी देने को तैयार नहीं थे और श्री को हासिल करना चाहते थे। छोटी सी लड़ाई बढ़ते बढ़ते दो पिताओं के स्वाभिमान की लड़ाई बन गई, जिसे जीतने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, चाहे कीमत कुछ भी हो। राशि कॉलेज की नौकरी करने लगी, वनस्पति शास्त्र की लेक्चरर की नौकरी उसके लिए सपना जीने से कम नहीं थी। पेड़ पौधों की दुनिया में भी इंसान की ही तरह जीवन है। यह महसूस करना और करवाना कितना सुखद लगता था उसे। पर यहाँ तो अपने ही जीवन के स्पंदन को बचा पाना मुश्किल हो रहा था। कोर्ट में तारीख पर तारीख लगती और दोनों तरफ के वकील केस जीतने व अपना पलड़ा भारी रखने के लिए नित नए नए सुझाव उनके सामने रखते, और फिर शुरू होता कोर्ट में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर, और वे लाचार घायल नजरों से खुद को व समर को देखती रह जाती। दोनों के पिताओं की झूठी जिद व अहंकार ने कहाँ से कहाँ ला पटकी थी दोनों की जिंदगी। लगभग 3 साल हो गए थे मुकदमा चलते हुए। उन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों से घबराकर एक दिन उसने पिता को बिना बताए समर को फोन कर दिया। इतने सालों बाद उसकी आवाज सुनकर समर चौंक गया। तुम? मुझे क्यों फोन किया? कोर्ट में इतने इल्जाम लगा दिए, वे क्या काफी नहीं? अब क्या नया खेल खेलने वाली हो? समर की ये बेरुखी आवाज कोई नई नहीं थी राशि के लिए। वर्षों से सुनती आई थी। किसी तरह आवाज को संतुलित करके बोली, इल्जाम मैंने नहीं लगाए समर। मैं तो बस तलाक चाहती थी तुमसे, और चाहती थी कि तुम श्री को हासिल करने की जिद छोड़ दो और उसके भविष्य के लिए कुछ रुपए उसके नाम जमा कर दो, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। श्री के भविष्य की इतनी ही चिंता है तो उसे मेरे हवाले क्यों नहीं कर देती? पर तुम्हें तो खुद के लिए भी पैसे चाहिए, और जो लाखों का दहेज हमने लिया तुमसे, और वो घरेलू हिंसा, ना जाने क्या क्या। तुम्हारे वकील ने भी तो क्या कम इल्जाम नहीं लगाए समर। राशि शांत स्वर में बोली, मेरा चरित्र भी सरे बाजार नीलाम कर दिया। तुमने चाहे कभी मुझसे प्यार ना किया हो, पर क्या मैं चरित्रहीन थी कभी?
लेकिन ये सब बातें तो कोर्ट में काफ़ी हो चुकी हैं। क्या हम एक ही पत्थर से ठोकर खाए दो राहगीरों की तरह शांत होकर इस दर्द से बचने की राह नहीं खोज सकते? कहना क्या चाहती हो तुम? समर, राशि पल भर रुक कर बोली। बहुत कुछ कहना चाहती थी तुमसे, पर शायद कभी ठीक से मौका मिला ही नहीं। किसी के भी जीवन में घटी कोई भी घटना जिंदगी का अवसान नहीं होती। ना प्यार ना शादी। तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला, तुमने उसे अपने जीवन का अंत समझ लिया। कुछ मेरे भी अलग तरह के सपने थे जिंदगी को लेकर, लेकिन उनको दरकिनार कर मैं पूरी तरह से तुम्हारी बनने को तैयार होकर आई थी तुम्हारी जिंदगी में। पर तुम कहाँ थे समर? तुम तो अपनी जिंदगी का अंत कर चुके थे। राशि की आवाज एकाएक रुंध गई। पर तुम्हें इस घर से जाने के लिए किसने कहा था? क्या यहाँ कोई चाबुक मार रहा था तुम्हें? पर तुम्हें तो नौकरी करने की जिद थी। समर अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोला। चाबुक सिर्फ शरीर पर ही तो नहीं मारे जाते समर। कड़वी बातें, गालियां सिर्फ मुंह से ही तो नहीं बोली जाती। चाबुक वो भी होता है जो बिना हाथ से मारे भी सीधे दिल पर पड़ता है। कड़वी बातें, गालियां वे भी होती हैं जो बिना मुंह से बोले भी आत्मा को झंझोर कर रख देती है। मुझसे अब और अधिक वे जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। जिंदगी जीने के लिए होती है समर, काटने या बिताने के लिए नहीं। और मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती थी समर, जीना चाहती थी। तो अब मुझसे क्या चाहती हो? समर विद्रूप स्वर में बोला। बस इतना सा कि वर्षों केस लड़कर हम दोनों अपनी बहुमूल्य उम्र बर्बाद कर रहे हैं। श्री के माता पिता होने का अधिकार तो अब विधि भी हमसे नहीं छीन सकती, पर उसे अभी माँ की जरूरत है। तुम उसे जब चाहो अपने पास ले जाना। उसे दादा और पापा का प्यार मिले, यह तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। पर उसे मेरे पास रहने दो। उसकी अपनी माँ होते हुए भी वह माँ के प्यार से वंचित रहे, क्या यह श्री के लिए ठीक लगेगा तुम्हें? और दूसरा, तुम्हारे जैसे संपन्न खानदान की बेटी है, कल उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ते उसके कदम कभी आर्थिक कमी की वजह से उलझ ना जाए, उसके लिए थोड़ा प्रबंध कर दो ताकि मैं निश्चिंत हो सकूं। मुझे अपने लिए तुमसे कुछ नहीं चाहिए समर। मेरे लिए मेरे पास मेरी सम्मानजनक नौकरी है, और कोर्ट में ये जो सारे इल्जाम व केस चल रहे हैं वे सब मैं वापस ले लूंगी और आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। समर चुप हो गया। कितना जमा करना पड़ेगा? राशि का हृदय एकाएक भर गया। अजीब सा रिश्ता है विवाह का भी। या तो जुड़कर रहना है या अलग हो जाना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। जितना तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारी बेटी है, कमी तो ना करोगे उसके लिए। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। एकाएक राशि संजीदगी से बोली। मेरी बात तो तुमने कभी नहीं सुनी समर, पर फिर भी दोहराना चाहती हूँ। प्यार की तरह तलाक भी जिंदगी का अवसान नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर कुछ समय बाद तुम भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना, पर इस बार शादी को खुद पर थोपना मत। ये फैसले जिंदगी भर के हैं, चाहे वे शादी हो, मातृत्व या पितृत्व। इन फैसलों में हम अकेले नहीं होते, बल्कि दूसरी जिंदगियां भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। हमारी जिंदगी में
ये फैसले हम पर बिन चाहे थोप दिए जाते हैं। अब जब मन तैयार हो तभी फैसला करना। सुजाता की यादें जिंदगी का एक हिस्सा हो सकती हैं, पर पूरी जिंदगी नहीं। मेरे 7 साल के वैवाहिक जीवन को भी मैं अपनी बाकी की जिंदगी नहीं लीनने दूंगी। हम श्री के माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। ये बात भी अब हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है, इसलिए इसे कभी मत भूलना। पर हाँ, यह भी हमारी जिंदगी का अवसान नहीं है। कहते कहते राशि का स्वर अवरुद्ध हो गया। उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। जिस दिन तलाक हुआ उस दिन घर आकर कितना रोई थी राशि। एक बड़ा हिस्सा था शरीर का जो काट कर फेंक दिया था। कितना भी दर्द हो रहा हो उस हिस्से में, पर था तो उसके शरीर का हिस्सा। कटने की पीड़ा दिल को लहूलुहान कर रही थी। क्या समर को भी पीड़ा पहुंची होगी तलाक से? सारी रात सोचती रही थी वह। धीरे धीरे वह तलाक की विभीषिका से बाहर आने लगी। श्री 10 साल की हो गई थी। कॉलेज में मन रमने लगा था उसका। इस बीच प्रोफेसर मिसेस सेंगर, जो एमएससी प्रथम वर्ष को एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाती थी, तबादला होकर चली गईं। स्टाफ रूम में सभी साथ बैठते थे, इसलिए मिसेस सेंगर के जाने से उसे बहुत बुरा लगा। जहां ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक व फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए कई योग्य शिक्षक अप्लाई करते, एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए उस साल किसी योग्य शिक्षक ने अप्लाई ही नहीं किया। आखिर कॉलेज प्रशासन को एक मेल प्रोफेसर जो दूसरे विद्यालय में पढ़ाते थे को अनुनय कर पढ़ाने के लिए मेहमान प्रोफेसर की तरह बुलाना पड़ा। यह वैकल्पिक व्यवस्था तब तक थी जब तक कॉलेज को कोई फीमेल प्रोफेसर नहीं मिल जाती, लेकिन उस साल कोई स्थायी व्यवस्था हो ही नहीं पाई और जतिन ही पूरे साल एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने और उस गर्ल्स कॉलेज में आते रहे। पुरानी यादों से आंखों में आए आंसू पोंछकर मुस्कुरा पड़ी राशि। जतिन से पहली मुलाकात याद आ गई। जतिन कार के बजाय अधिकतर मोटरसाइकिल से ही काफी दूर से आते थे। गांव में उनकी मां का निधन हाल ही में हुआ था। पिता के आकस्मिक निधन के कारण 3 बहनों को संभालने व शादी ब्याह करने के चक्कर में वे अपने विवाह की बात भूल ही गए थे। फिर अब तो मां भी नहीं थी, तो कौन बात करता उनके विवाह की। अपनी 8 बजे शुरू होने वाली क्लास में वे कभी भी समय से नहीं पहुंच पाते। कभी उनकी मोटरसाइकिल खराब हो जाती, कभी ट्रैफिक जाम, कभी पेट्रोल खत्म, आदि आदि कई बहाने होते। ये सब जानकारियां लड़कियों से होते हुए अकेले मेल प्रोफेसर होने के कारण कौतूहलवश सबकी जानकारी में आ जाती। छात्राएं रोज रोज घर से जल्दी आकर इंतजार करती रहती। उस दिन भी जब प्रोफेसर जतिन समय से नहीं पहुंचे तो छात्राओं ने उनकी कक्षा का बहिष्कार कर दिया और कॉलेज प्रांगण के एक कोने में जाकर पेड़ के नीचे बैठ गईं। जतिन कक्षा में पहुंचे तो छात्राएं नदारद थीं। थोड़ा इंतजार करने के बाद हैरान परेशान जतिन स्टाफ रूम में आ गए। स्टाफ रूम में वे अकेली बैठी प्रैक्टिकल फाइल्स चेक कर रही थी। गला खंकार कर उन्होंने उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वे चौंक कर जतिन को देखने लगी। पल भर के लिए देखती ही रह गई। सीधे सीधे उनसे उसकी ये पहली मुलाकात थी। लंबा, ऊंचा, गोरा, प्रभावशाली व्यक्तित्व, आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा, चश्मे से झांकती गंभीर आंखें, लेकिन होठों पर दिलकश स्मित मुस्कान और चेहरे पर कुछ कुछ रोमांटिक भाव।
अपनी ही सोच पर मुस्कुरा वे पूछ बैठी, जी वो दरअसल पता नहीं सारी छात्राएं कहाँ चली गई, किसे पढ़ाऊं अब। जतिन बेचारगी से बोले। राशि का दिल किया बेसाख्ता हंस पड़े। छात्राओं के कक्षा बहिष्कार का कारण वे जानती थी और जतिन भी। बैठिए, आप 5 मिनट, अभी बुलवाती हूँ, कहकर उसने चपरासी को बुलाकर कहा, जाओ सारी गर्ल्स को बुलाकर लाओ, कहना कि राशि मैम ने बुलाया है। थोड़ी देर में सभी छात्राएं उनके सम्मुख उपस्थित हो गईं। माफी मांगो सर से, वे रोबदार आवाज में बोली। कल से सर ने आना बंद कर दिया तो किससे पढ़ेंगी आप लोग। उसकी डांट खाकर छात्राएं जतिन को एक एक करके सॉरी बोलकर कक्षा में बैठ गई थी। जतिन से उस दिन का राशि का महज औपचारिक परिचय जान पहचान में बदलने लगा। आते जाते हेलो हाय, मुस्कुराहटों का आदान प्रदान होने लगा। कभी कभी रुककर छिटपुट बातें भी हो जाती। जतिन के अनोखे व्यक्तित्व में राशि को अपने उस स्वप्न की झलक दिखाई देती जो समय की अंधेरी गलियों में कहीं दफन हो चुका था। वे अनायास ही उनकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी और कमोवश शायद यही हाल जतिन का भी था। उनका परिचय अब सिर्फ जान पहचान तक ही सीमित नहीं रह गया। तलाक के बाद राशि माता पिता से अलग कॉलेज के पास ही एक फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट हो गई थी। 1 साल पूरा होते ही जतिन का गर्ल्स कॉलेज में आना बंद हो गया। कॉलेज को एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए फीमेल प्रोफेसर मिल गई थी, पर राशि और जतिन की दोस्ती अब परवान चढ़ने लगी। जतिन अब उसके घर आने जाने लगे थे, उसके व श्री के साथ वक्त बिताने लगे थे और इस तरह जतिन से उसका रिश्ता प्रगाढ़ होने लगा। इतना कि एक दिन जतिन ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख डाला। जतिन को हृदय से पसंद करने के बावजूद और ऐसे प्रस्ताव की आकांक्षा रखने के बावजूद भी वे स्वीकार न कर पाई थी। नहीं जतिन, विवाह अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती, कम से कम अगले 4 साल तक तो नहीं। लेकिन क्यों राशि, समस्या क्या है? उसके जवाब से जतिन टूट से गए थे। श्री अभी 14 की है, उसकी नाजुक उम्र अपने जीवन में आए इस दूसरे भूचाल को शायद बर्दाश्त ना कर पाए। मैं उसे पिता का पूरा प्यार दूंगा राशि। जतिन का स्वर अपने जीवन के अकेलेपन के कारण कातर हो गया था। हाँ, तुम उसे पिता का प्यार दोगे, पर शायद श्री शामिल न कर पाए तुम्हें अपने पिता के प्यार में। उसके अपने पिता हैं जो उसे भरपूर प्यार देते हैं। तो फिर राशि, जतिन हताश पूछ बैठे। जब तक श्री 18 की नहीं हो जाती, उसका करियर राह नहीं पकड़ता, तब तक तुम इंतजार कर सकते हो ना मेरा? अगर तुम्हें मुझ में ही अपना उपयुक्त जीवन साथी नजर आता है तो। जतिन चुप खोए खोए उसे देखते रहे थे। मुझे समझो जतिन, मुझ पर अनेकों फैसले लाद दिए गए थे मेरी इच्छा के विपरीत, जिन्होंने मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अब मैं अपनी बेटी पर कोई फैसला जबरदस्ती नहीं लादना चाहती। और अगर 18 की होकर भी वे ना मानी तो। शंकित हो उठे थे जतिन। मान जाएगी, और अगर ना मानी तो इतनी परिपक्व तो हो जाएगी कि किसी अनचाहे फैसले का भार वहन कर सके। पर अभी तो। राशि बात अधूरी छोड़ अपनी डबडबाई आंखों को पोंछने लगी थी। राशि की बात मानने के सिवा जतिन के पास कोई चारा नहीं था। वे घर आते रहे। इन 4 सालों में पूरे संयम नियम से प्रेम निभाया था जतिन ने, ताकि उनके रिश्ते श्री के लिए कभी तनाव का कारण न बने।
वे जब भी मिले श्री की उपस्थिति में ही मिले। श्री हर वक्त उनके साथ होती, श्री ही बातचीत का माध्यम होती। श्री ने ही दोनों के इस रिश्ते को चाहे अनचाहे स्वीकार कर लिया था। कभी सवाल नहीं खड़े किए थे उसने। तलाक के 3 साल बाद समर ने विवाह कर लिया। दूसरी शादी से उसका एक बेटा भी था। कोई रिश्ता नहीं रह गया था समर से। फिर भी उसके विवाह के दिन वे अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। पर शायद समर ने पहली शादी व तलाक से कुछ सबक ही लिया होगा, जिससे उसकी दूसरी शादी टिकी हुई थी। दूसरी शादी से बेटा होने के बावजूद वह ये कभी नहीं भूला कि वह श्री का पिता भी है, और ये बात राशि को हमेशा कहीं एक अलग तरह की संतुष्टि से भरती रहती। अपने अतीत की मीलों की यात्रा कर डूबती उतराती राशि वर्तमान में लौट आई। वे अभी भी सामने फैले लट्टुओं के मानिंद टिमटिमाते शहर को घूर रही थी। तभी श्री की आवाज ने उसकी तंद्रा को तोड़ दिया। मम्मी, अभी आप यहीं बैठी हैं? आपके कमरे में देखा तो आप नहीं थी। यहाँ क्या कर रही हैं? ओह, बस ऐसे ही ठंडी हवा खा रही थी। श्री के हाथ में समर का दिया नया मोबाइल था। इसी से उलझी रही होगी इतनी देर तक। वे उसका महका हुआ चेहरा देखती रही पल भर। श्री, आजा, यहाँ बैठना थोड़ी देर मेरे पास। श्री उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ कहूँ आज? कुछ बहुत बड़ा। तो समझ जाएगी मेरी बात। खिलखिलाकर हंस पड़ी श्री। अरे, ऐसा क्या कहने वाली हो मम्मी? है कोई ऐसी ही बात। 18 की हो गई है आज तू। वोट देने के काबिल हो गई है। मतलब कि देश की सरकार चुनने में भी योगदान दे सकने की काबिलियत आ गई है तुझ में। फिर कुछ फैसले जिंदगी के भी हैं बेटा, जो अब तुझे करने पड़ेंगे। कौन से फैसले मम्मी? श्री की आंखें आश्चर्य से उसकी आंखों से उलझ गई। मेरी जिंदगी का फैसला श्री, मेरी जिंदगी का, जो पिछले कई सालों से निलंबित पड़ा है तेरे बड़े होने की इंतजारी में। वे क्षण भर रुकी। मैं और जतिन अब शादी करना चाहते हैं। मम्मी! राशि की आकस्मिक बात से जैसे श्री की आंखें ही नहीं, पूरा वजूद ही उलझ गया था। चुप हो वे चुपचाप सामने टिमटिमाते शहर को देखने लगी। देश की सरकार का फैसला करना ज्यादा सरल है शायद, जिंदगी के फैसले करने से। श्री, उसने कोई जवाब नहीं दिया। श्री कई सालों से जतिन और मैं एक दूसरे को जानते हैं। 4 साल पहले जतिन ने विवाह की पेशकश की थी। समर ने दूसरा विवाह कर लिया। पिता हैं, पुरुष है ना, कोई बेड़ियां पुरुष के पांवों को नहीं रोक पाती। पर मेरे पांवों में तो ममता की बेड़ियां थी, जो मैंने खुद पहनी थी, तुझे समर से मांग कर, ताकि तेरे जीवन में माँ के प्यार की कमी ना रहे। और फक्र है मुझे कि मैं ऐसा कर पाई। पर एक असफल विवाह मेरे जीवन का अंत तो नहीं है ना श्री। मुझे भी तो उतना ही हक है जीवन की एक नई शुरुआत करने का। मैं जीवन भर समर की गलतियों की सजा तो नहीं भुगत सकती। कल तू मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेगी। कुछ समय बाद तुझे भी कोई अच्छा लग सकता है, जिसके साथ तू भी भविष्य के सुनहरे ख्वाब देखने लगेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश वे ख्वाब पूरा ना हुआ तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी तेरे लिए? या फिर विवाह असफल हो गया तो दोबारा नई शुरुआत नहीं करना चाहेगी? तुम्हारी पीढ़ी के लिए कई रूढ़ियां, कई वर्जनाएं अपनी बेड़ियां तोड़ डालेंगी।
फिर हमारी पीढ़ी श्री, क्या अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य रहे? अहिल्या की तरह पाषाण बन किसी राम के ही स्पर्श का इंतजार करती रहे? मनुष्य का हाथ ना थामे? तुझे कभी हमारे रिश्ते से शिकायत ना रहे? जतिन और मैंने अपना रिश्ता 4 सालों तक बहुत सम्मान के साथ निभाया, पर अब मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती हूँ। मैं भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ बेटा। श्री की आंखों में आंसू डबडबा आए। अस्पष्ट स्वर में बोली, मम्मी, मम्मी, जतिन अंकल से मेरा क्या रिश्ता रहेगा? 2 पापा सुने हैं क्या किसी के? 2 माएँ तो सदियों से सुनते आए हैं श्री, पर शायद दबी कुचली अपनी भावनाओं, उद्गारों को दबाकर ममता के बोझ तले जीती औरत आज अपने बच्चों से कहना चाहती हैं कि पिता भी 2 हो सकते हैं। राशि ना चाहते हुए भी बोल गई। राशि ने घड़ी देखी, 2 बजने वाले थे। शहर की अधिकतर बत्तियां बुझ गई थी। अधिकांश शहर अंधेरे में डूब गया था। जा श्री, सो जा, बहुत रात हो गई। उठकर वह भी अपने बेडरूम की तरफ चली गई। सुबह देर से नींद खुली। रविवार था, इसलिए इत्मीनान था। बाथरूम में जाकर फ्रेश हो चाय बनाई, फिर नहा धोकर तैयार हो गई। जतिन छुट्टी के दिन नाश्ते पर आ जाते थे। श्री के सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हुई होगी रात की बात की उस पर। वे किचन में नाश्ता बनाने में व्यस्त हो गई। तभी श्री तैयार हो एकदम चुस्त दुरुस्त उसके पास किचन में आ गई। मम्मा, वे लाड़ में पीछे से उसके गले से लिपट गई। अरे, उठ गई तू? उसने पीछे पलटकर देखा। तैयार होकर कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? कनू के घर जा रही हूँ मम्मा। ब्रेकफास्ट लंच सब उसके साथ है। आज मूवी का भी प्रोग्राम है, शाम तक आऊंगी, आप चिंता मत करना। अरे, पर कल तो तूने नहीं बताया था। वो रात में ही बात हुई थी ना, मैं बताना भूल गई थी। तभी कॉल बेल बज गई। लगता है जतिन अंकल आ गए। वे राशि के गाल पर चुंबन अंकित करते हुए बोली, आपने सही कहा था, 2 माएँ तो सदियों से सुनते आए हैं, फिर 2 पापा क्यों नहीं हो सकते? मैं जतिन अंकल को पिताजी भी कह सकती हूँ। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। राशि चौंक कर चकित भ्रमित सी श्री का चेहरा निहारती रह गई। 4 साल का निलंबित फैसला एक ही रात में कितनी सरलता से कर दिया था उसकी 18 साल की बेटी ने। और आप दोनों भी आज घर में मत रहो, बाहर जाओ, लॉन्ग ड्राइव, मूवी या फिर जहां मन करे, कहकर श्री दरवाजा खोलने चली गई। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। दरवाजा खोलते ही श्री चहक कर जतिन के गले लग गई। भौचक्के से जतिन राशि के चेहरे को टटोलने लगे, पर राशि की मुस्कुराहट में सब कुछ भांप गए। खुशी से गदगद हो दोनों ने बाहों में प्यार से समेट लिया श्री को। कहाँ के लिए तैयार हो सुबह सुबह? अपनी फ्रेंड के साथ डे एक्सपेंड करने जा रही हूँ अंकल। वे बाहर निकलती हुई बोली, हैव अ नाइस डे। वे मुट्ठी बांध अंगूठा ऊपर करती हुई तेजी से बाहर निकल गई। श्री तो सचमुच 18 की हो गई। जतिन हंसकर बुदबुदाते हुए बोले। दोनों बालकनी में आकर नीचे झांकने लगे। श्री अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी। क्षण भर में ही उसकी स्कूटी सड़क की भीड़ का हिस्सा बन आंखों से ओझल हो गई। दोनों ने एक दूसरे को निहारा। जहां दिन के उजाले में भी अनगिनत जुगनू झिलमिला रहे थे। एक बहुत लंबे त्रासदीपूर्ण दिवस का अवसान हो चला था राशि के जीवन में। जतिन ने अपना काला फ्रेम वाला चश्मा उतार मुस्कुराकर उसे देखा, हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। कुछ भूला बिसरा सा याद आ गया राशि को।
होठों पर नवोड़ा सी मुस्कुराहट बिछ गई। बस एक चाय की प्याली की कमी है, सोच हंसकर वे आगे बढ़कर जतिन की बाहों में समा गई, नए सिरे से उस भूले बिसरे सपने को जीने के लिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।